A long wire is bent into a circular. एक लॉन्ग वायर को किसमें बेंड किया है? इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न, जिसमें एक टर्न, एंड देन इनटू अ सर्कुलर कॉइल, and then into a circular coil. And then into a circular coil of small, of radius having n turns. If the same current passing through the in both cases, if the same current passes in both cases, दोनों केसेस में सेम करंट, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर. देखिए क्या कहा है उन्होंने कि एक लॉन्ग वायर को पहले तो एक सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट करा, जिसमें कितने टर्न है? केवल एक टर्न है. लॉन्ग वायर को पहले एक टर्न में कन्वर्ट किया, ठीक है ना. मान लेते हैं वायर की लेंथ, और फिर उसके एन टर्न बनाए, तो लेंथ ऑफ वायर एल, एक टर्न बनाए. जब उसके एक टर्न बनाए तो एक टर्न में कितना हुआ? 2πr1 × 1. ये तो लेंथ हुई भाई. एक टर्न में कितना वायर खर्च हुआ ये देखें जरा. लेंथ ऑफ वायर कैसे निकलेगी? 2πr, और कितने टर्न है? नंबर ऑफ टर्न एक. तो यहां से और यहां से आपने R1 की वैल्यू निकाल ली L/2π, और दूसरी बार में उसके कितने टर्न बनाए हैं? n टर्न. लेट वायर is fold in n turns each of radius r. तो जब r रेडियस वाले बनाए तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? 2π रेडियस r2 ले लो, इनटू नंबर ऑफ टर्न n. जो n लेंथ का वायर था, उस n लेंथ के वायर के कितने टर्न बना लिए? n टर्न बनाए. तो आप क्या करोगे?
लेंथ ऑफ वायर को, अब एक टर्न, अगर रेडियस R2 है, अगर रेडियस R2 है तो एक टर्न में कितना वायर खर्च हुआ, 2πr2, और n टर्न में कितना हुआ, 2πr2 इंटू n। यहां से R2 की वैल्यू आ गई L/2πn। R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए, सेंटर पे, तो B1/B2 सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होता है भाई, म्यू नॉट I/2R, NI/2R, नहीं है, तो भाई यानी कि म्यू नॉट आई तो दोनों में सेम है इसलिए I1 लेने की जरूरत नहीं, I/2R1। और जो दूसरे वाला है उसके लिए म्यू नॉट, करंट दोनों में सेम है? हाँ, अभी इसमें देखो एन रह गया, ये मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न की वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, म्यू नॉट I/2R। दूसरे वाले में कितना होगा, म्यू नॉट NI/2R2। कितना हो गया भाई, जो हमारा फॉर्मूला है वो तो क्या है, म्यू नॉट I/2R सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। तो अगर हमारे पास, क्या कहा है उसने कि पहले हमने पूरे वायर को केवल कितने टर्न में कन्वर्ट किया, एक टर्न में कन्वर्ट किया, यानी कि लेंथ ऑफ वायर अगर L है तो वो एक टर्न के बराबर रखेंगे, यानी 2πr इंटू 1। भाई एक एक क्वाइल पूरी सर्क्यूमफ्रेंस ही तो हो गई है L 2πr, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न हमने 1 लिए है तो 2πr1 इंटू 1, तो यहां से R1 की वैल्यू L/2πr। अब वायर को मान लिया कितने टर्न में फोल्ड किया, क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, n टर्न में फोल्ड किया, हर एक की रेडियस R2 है। तो लेंथ ऑफ वायर कैसे रखोगे, अगर R2 रेडियस है तो एक बार में कितना वायर यूज हुआ, 2πr2 इंटू नंबर ऑफ टर्न n, नहीं है? तो यहां से R2 की वैल्यू आ गई L/2πn। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन, पहले वाले में कितने टर्न थे, एक, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, म्यू नॉट I/2R तो एक कॉइल का होता है। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड थी जिसमें कितने टर्न थे, केवल एक टर्न था, एक कॉइल बनाई थी, म्यू नॉट I/2R1। और दूसरे वाले में म्यू नॉट I/2R2 नहीं होगा, म्यू नॉट NI/2R2। समझ रहे आप, पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न एक थे, यहाँ पे n की जगह 1 रखा है, क्योंकि हमें फॉर्मूला समझने की जरूरत है। हमें पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2R होती है, मगर ये तो तब है जब केवल एक क्वाइल हो, n क्वाइल होंगे तो म्यू नॉट क्या होगा, NI आ जाएगा, यहाँ NI/2R। तो वो हमने देखो दूसरे वाले में n टर्न थे तो NI/2R2, R2 ये निकाली थी हमने। अब हम यहां से देखें B1/B2 की वैल्यू क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो सेंटर पे।
तो ये आ गया V1/V2, ये देखो R2/R1 इंटू एन, ये जो एन है नीचे ये रहे R2। और R2/R1, R2 की वैल्यू क्या है भाई, R2 की वैल्यू ये रही L/2πn, और R1 की वैल्यू L/2π। तो बस सब कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल, L से L कैंसिल, 1/n² आ गया। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बताइए, ये तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, L से L कैंसिल, 2π से 2π, ये n नीचे आ जाएगा ना, 1/n² आ गया। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी की वजह से V1/V2 इतनी आ गई। अब देखिए, ऐसे ही हमने कहा एक तो दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, मान लिया आई डैश, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। और इसकी जो रेडियस है वो R/2 है, और इसकी रेडियस R है। इस कॉइल का नाम तुमने रख दिया, बाहर वाली का X, अंदर वाली का Y। व्हाट शुड बी करंट इन कॉइल Y, जो कॉइल Y है उसमें करंट कितनी होनी चाहिए ताकि सच सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे 0 हो जाए। व्हाट शुड बी द करंट इन कॉइल Y, जो Y कॉइल है उसमें करंट कितनी हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाए। तो पहली बात तो अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, क्योंकि सेंटर पर करंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगी, जब देखो इसकी वजह से, बाहर वाले कॉइल की वजह से और अंदर वाले कॉइल की वजह से फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आए। अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएगी तो ऐड हो जाएगी। अंदर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो और इक्वल हो, तभी तो यहां नेट 0 होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू कॉइल X इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर
ड्यू टू कॉइल वाई, तभी तो नेट फील्ड जीरो होगी। और अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर इस वाले की वजह से, इसका मतलब अपोजिट कब होगी, अगर बाहर वाली करंट आपको पता है क्लॉकवाइज है, तो अंदर वाली एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। भाई आप पाम रूल लगाते हैं ऐसे, देखो बाहर वाली में करंट ऐसे जा रही है, तो फील्ड अंदर आ रही है अंदर की तरफ, तो अंदर वाले की वजह से क्या सी आनी चाहिए, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स की वजह से सेंटर पर म्यू नॉट, क्योंकि एक कॉइल है तो एक कॉइल में एन आई की जरूरत नहीं, म्यू नॉट आई, आई की जगह क्या लोगे, एक्स कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, एक्स कॉइल में आई करंट फ्लो हो रही है, अपॉन टू आर, आर की जगह रेडियस बाहर वाली कॉइल की कितनी है, कैपिटल आर है। फॉर्मूला यही तो होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। एन तो यहाँ पे वन हो गया, एक कॉइल है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, और यहाँ पे म्यू नॉट आई डैश अपॉन टू आर की जगह अंदर वाले की रेडियस कितनी है। अब आप देखो, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, टू से टू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आई इज इक्वल टू टू इंटू आई डैश, और आई डैश की वैल्यू आ गई आई बाई टू। करंट जो है आधी होनी चाहिए, तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, और केवल आधी से काम नहीं चलेगा। करंट की डायरेक्शन बाहर वाली में अगर क्लॉकवाइज है, तो अंदर वाली में एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर बाहर वाली कॉइल में करंट क्लॉकवाइज घूम रही है, तो अंदर वाले में एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है भाई। अब देखिए, a galvanometer can be converted, a galvanometer can be converted a galvanometer can be converted into a voltmeter, a voltmeter measure, पहला पार्ट है अप टू V वोल्ट, V वोल्ट by connecting R1 in series, और दूसरा अप टू V by 2 वोल्ट by connecting R2 in series, find resistance R required to connect with galvanometer to measure 2V वोल्ट। हाँ भाई, गैल्वनोमीटर जो है उसने क्या कहा है,
कि ये गैल्वेनोमीटर है, और इसमें जब हमने सीरीज में कितना कनेक्ट किया, R1, तो ये कितने वोल्ट मेजर कर रहा है, V वोल्ट मेजर कर रहा है। ये पूरा गैलन वोल्ट मीटर बन गया ना यहां से यहां तक। सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर बन गया। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो ये बन गया वोल्ट मीटर, कितने वोल्टेज मेजर करेगा, V। तो फॉर्मूला क्या है भाई, V इज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो गया, G प्लस R1। यही तो करते हो, वोल्टेज का ड्रॉप यहां से यहां तक वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है पूरी। ये पूरा यहां से लेके यहां तक रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करने के बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। V इज इक्वल टू करेंट IG इंटू G प्लस R1, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कहा उसने, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या डाला, देखो R2 कनेक्ट कर दिया, तो ये कितना मेजर कर रहा है, क्यों भाई, V/2। क्या कहा क्वेश्चन में कि जब हमने इस गैल्वेनोमीटर के जब R2 सीरीज में कनेक्ट किया तो ये V/2 वोल्ट मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बन गया। यानी कि V/2 इज इक्वल टू करेंट इंटू रजिस्टेंस G प्लस R2। अब दोनों को डिवाइड कर दें, V अपॉन V/2 IG G प्लस R1 IG G प्लस R2। ये कैंसिल होगा, ये V से V, 2 इज इक्वल टू G प्लस R1 अपॉन G प्लस R2। तो यहां से 2G प्लस 2R2 G प्लस R1। ठीक है भाई, यहां से G की वैल्यू क्या आ गई, R1 माइनस 2R2। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है कि बताइए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, R1 माइनस 2R2 है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जब हमने गैल्वेनोमीटर से V वोल्ट तक मेजर करना है तो R1 सीरीज में लगाया, तो V इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस, I की जगह IG, सीरीज में दोनों में करंट सेम जाएगी, IG इंटू रेजिस्टेंस G प्लस R1। और दूसरे में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जब हमने R2 लगाया तो ये कितना वोल्ट मीटर बना, V/2 का। तो V/2 इज इक्वल टू IG G प्लस R2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दिया, V अपॉन V/2 IG G प्लस R1 IG G प्लस R2 बराबर रख दिए, कैंसिल करा दिए, G आ गया। अब उसने आगे कहा है कुछ कि एक कितना रेजिस्टेंस चाहिए, अगर हम कितना मेजर करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं 2V वोल्ट मेजर हो जाए। इस गैल्वेनोमीटर से हम चाह रहे हैं तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए, मान लिया R रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये 2V वोल्ट हो गया। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करें कि वो कितना वोल्ट मीटर बन जाए, कितनी रेंज का 2V वोल्ट मीटर बन जाए, 2V वोल्ट का। ये करंट थी आएगी, तो बस यहां से क्या आ जाएगा, 2V इज इक्वल टू क्या आएगा, करंट
रेजिस्टेंस जी प्लस आर। ठीक है भाई। अब देखो इसमें आई जी की वैल्यू, तो आई जी की वैल्यू पहले निकाल के रखो। ठीक है ना, आई जी की वैल्यू हमने पहले निकाल के रखनी है। तो आई जी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई थी जी की R1 - 2R2, ये किसी एक में रख दें। पहले ये काम करना है। पुट G इज इक्वल टू R1 - 2R2 इन, इसमें रख दो, चाहे किसी में रख दो, V/2, सेकंड में रख दो चाहे। और यहां से G की वैल्यू रखो भाई। G की वैल्यू क्या है यहाँ पे, G की वैल्यू R1 - 2R2 प्लस R2। तो V/2 इज इक्वल टू आई जी R1 - R2। देखो सिग्नल विग्नल सब सही आते हैं, जो पढ़ना वाला मना जी ना, उनके सिग्नल सब सही आ रहे हैं। जो ऐसे बच्चे हैं ना, वही। अब देखिए, तो यहां से आई जी की वैल्यू आ गई V/2, और R1 - R2 नीचे ले जाओ, करंट आ गई। ये करंट आ गई। अब क्या कहा उसने कि गैल्वेनोमीटर में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें कि वो कितना मेजर कर ले, 2V। तो 2V इज इक्वल टू बना दें हम इक्वेशन, करंट आई जी, रेजिस्टेंस जी प्लस आर। बस यहां पे रख दो। आई जी की वैल्यू V/2 R1 - R2, और G प्लस आर, जी की वैल्यू रख दो। जी की वैल्यू कितनी थी, R1 - 2R2। पुट G इज इक्वल टू R1 - 2R2। V से V कैंसिल, 2 2 जा 4, G की जगह R1 - 2R2, ओहो जी कल्टू का साइन रह गया, प्लस आर। अब देखो आर की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 4R1 - 4R2 R1 - 2R2 प्लस आर। ये 2 उधर ले गए, 2 2 जा 4, R1 - R2 उधर चला गया, यहां बच गया G प्लस आर। जी की वैल्यू उठा के रख दी, देखो ये यहां से यहां तक है। हाँ, 3R1 - 2R2 आ गया, बिल्कुल सही है। आर की वैल्यू आ गई 3R1 - 2R2। इतना रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना, इतना रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखिए, अब आता है इसमें इसके बाद, जैसे हम्म,
A 0.5 meter long solenoid have 500 ton and 500 ton and 5 layers of such binding. मतलब कि एक लेयर में 500 टर्न है और ऐसे ऐसे 5 लेयर हैं. इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी of solenoid is 2.52 into 10 to the power minus 3 टेस्ला इतनी है. फाइंड करंट इन सोलेनॉइड. सोलेनॉइड में करंट. तो अब आप क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कितनी होती है? म्यू नॉट स्मॉल एन आई. सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है. और एन क्या होता है? टोटल टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. टोटल टर्न को लेंथ से डिवाइड कर देंगे. अब मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब यूनिट देख लो, कम से कम यूनिट से पहचान में आ जाएगा. 2.52 इंटू 10 की पावर माइनस 3. टी, टी का मतलब टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2.52 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला. यही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है. फाई इज इक्वल टू बी ए. तो बी इज इक्वल टू क्या हुआ? फाई अपॉन ए. मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी कहलाएगी. फ्लक्स अपॉन एरिया. लेंथ कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर. और रख दो यहां पर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई. तो आई आ गया B इंटू एल अपॉन म्यू नॉट इंटू एन. बस B की जगह 2.52 इंटू 10 की पावर माइनस 3. लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर. म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से निकाल लो. और टोटल टर्न 250 की 5 लेयर्स है. पांच लेयर है, हर एक में 500 टर्न है. तो 500 इंटू 5 टोटल टर्न आ गए. 500 टर्न के 5 लेयर हैं. तो टोटल टर्न कितने हो गए? 500 इंटू 5, यानी कि एन आ गया 500 इंटू 5. बी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लेंथ 0.5, म्यू नॉट की वैल्यू रख दी. इसको आप कैलकुलेट कर लो, करंट आ जाएगी. इस सोलेनॉइड में कितनी करंट फ्लो हो रही है. ठीक है भाई, सोलेनॉइड के अंदर करंट आ जाएगी. आप देखिए,
लेस देन 1 मिनट बचे हैं, बताओ, और बच्चे हैं कितने? केवल 5। ये हालत है। बस टाइम भी ओवर हो गया है। ये है अमन कुमार, श्रीकांत है, गुजर है, यचिका है, आयुषी है। चलो बस, टाइम भी हो गया बस। सर। हाँ बोलो। कल को तो अपने टाइम पे आना है सबको।